गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। इसके चैप्टर 4 में हम देखेंगे न्यायपालिका। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में जाना कार्यपालिका और विधायिका के बारे में, इस पाठ में हम न्यायपालिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय न्यायिक प्रणाली को अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू किया। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है और इसमें न्यायाधीश अपने फैसले, आदेशों और निर्णयों से कानून की रक्षा करते हैं। विभिन्न तरह की अदालतें देश में कई स्तर की न्यायपालिका बनाती हैं। भारत की सबसे शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट के भी नीचे जिला अदालतें होती हैं और जिसे निचली अदालत भी कहा जाता है। न्यायपालिका की भूमिका में हम जानेंगे कि हमारे देश में कानून व्यवस्था को लागू करने में और उसका पालन करने में इसकी क्या भूमिका होती है। तो जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के कार्य हैं विवादों का निपटारा। इसमें न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। दूसरा कार्य है नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के संरक्षण का कार्य करना। इसी के तहत न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा का भी कार्य करती है। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। यही न्यायिक समीक्षा कहलाता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था की संरचना 3 स्तरीय है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला या अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। स्थापना के साथ ही भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान की सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली के प्रीवी काउंसिल और संघीय अदालत खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। इस चित्र में आप नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के दृश्य को देख पा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और देश के विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का निपटारा भी करता है। इसके पास अपने द्वारा किए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने का भी अधिकार होता है। साथ ही यह किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या एक जिला कोर्ट से दूसरे जिला कोर्ट में मामलों को हस्तांतरित भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय और अभिलेखीय न्यायालय भी है। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। लेकिन राज्यों के बीच के विवाद या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को भी आमतौर पर उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर रखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही एवं अन्य कामकाज को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार के अभिलेख को उच्च न्यायालय या जिला अदालत में प्रमाण के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है। इसीलिए इसे अभिलेखीय न्यायालय भी कहते हैं। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, यह हमारे देश की दूसरे स्तर की अदालत है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए
एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति हाईकोर्ट के पास होती है। देश में 24 हाईकोर्ट हैं। 1862 ईस्वी में स्थापित कोलकाता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं जिसमें राज्य के उच्च न्यायालय अवस्थित हैं। सभी उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। राज्य समूह की अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते हाई कोर्ट के पास सर्वोच्च न्यायालय की तरह अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय राज्य में मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति करने का, पदान्नति का, पदोन्नति का तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। आगे की कक्षाओं में आप उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व कार्यों को भी विस्तृत रूप से जान पाएंगे। आप यह भी जानें कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है, जबकि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 में निहित है। झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। विनोद कुमार गुप्ता इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जिला व अधीनस्थ न्यायालय ये हमारे देश की तीसरी प्रकार की अदालत है। उच्च न्यायालय के अधीन जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय आते हैं और इसका प्रशासन जिला स्तर के पास होता है। जिले का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय के पास होता है। सिविल मामलों का संज्ञान करते हुए जिला जज और आपराधिक मामलों का न्याय का संचालन करते समय उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन के रूप में मान्यता प्राप्त शहर या इलाके की जिला अदालत में अध्यक्षता करने पर उसे मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बाद सबसे बड़ा न्यायाधिक अधिकारी होते हैं और जिला अदालतों का भी अधीनस्थ अदालतों और निचली अदालतों जैसे अनुमंडलीय अदालत पर अधिकार रहता है। निचली अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज कोर्ट और प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट तथा वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण में आप अदालत द्वारा की गई कार्रवाई को देख सकते हैं। प्रतिमा, जो कि एक लड़की का काल्पनिक नाम है, झारखंड में रहने वाली एक छात्रा है जिसके चेहरे पर कुछ मंचलों ने तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया। उसे अस्पताल ले जाकर इलाज शुरू किया गया। घटना की जानकारी होने के बाद प्रतिमा के माता पिता ने पहले अस्पताल जाकर अपनी बेटी का हालचाल जाना और समाज के दुश्मन इन मंचलों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सोची। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने भी राय दी कि इसकी रिपोर्ट पुलिस में अवश्य करानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जहां अदालत में फौजदारी कानून के तहत मामला चला। सजा दिलाने के लिए प्रतिमा के पिता ने एक वकील को रखा, जबकि आरोपियों ने भी अपने बचाव में एक वकील को रखा ताकि उन्हें सजा ना मिल सके। लेकिन अदालत ने आरोपियों को अपराध के लिए दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाते हुए जेल भेजने का निर्णय सुनाया। बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। अगले पार्ट में हम अदालत के दीवानी और फौजदारी मामलों के बारे में जानेंगे तथा इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।